हरिओम। हेलो बच्चा, कैसा है? बाबा एनसीईआरटी आज तुम्हें एक कहानी सुनाएगा। कहानी है शेयरिंग की। ये है दो बच्चे जो खिलौनों के लिए आपस में लड़ रहे हैं। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। मगर बेचारे नादान बच्चे ये क्या जाने पावर ऑफ शेयरिंग। बेटा, शेयरिंग इज केयरिंग। अगर तुम ये शेयर करोगे तो शांति से रहोगे। ओके बाबा। अब तुम लोग सोच रहे होंगे, बाबा हम तो यहाँ पढ़ने आए थे, इस कहानी का हमसे क्या लेना देना बाबा? तो बेटा, इस कहानी का तुमसे क्या लेना देना है ये बताएंगे तुम्हें मेघराज से। हेलो एवरीवन, आई एम मेघराज और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। सो एज यू ऑल नो, टुडे इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी, जहाँ पे हम इंडियन पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग जो है उसको देखेंगे। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ गौर करनी है। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि this video is going to be helpful for all the candidates who are preparing for any government examination, because you all know that NCRTs are the panacea for any government exam। और उसके साथ साथ definitely this video is going to be helpful for class 10th students। तो चलिए, without wasting any time, let's get started। ओके देखिए, इस चैप्टर के अंदर जो है हम ऑल टोल्ड पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग। मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ इस चैप्टर को शुरू करने से पहले। जैसे कि आपने देखा होगा, यहाँ पे देखिए, ये है दो बच्चे भाई, ये दो बच्चे हैं। क्लियर? यहाँ पे केवल एक ही टॉय है खेलने के लिए। तो आपको पता है, दिखती सी बात है, एक ही टॉय है तो क्या होगा भाई, दोनों में से एक नाराज हो जाएगा और दोनों में से एक खुश होगा। क्यों? क्योंकि टॉय जो है ये किसी एक बंदे को ही मिलेगा। अगर आप ऐसा सिस्टम करो, जो कि हमारे घर वाले अक्सर करते हैं, अक्सर किया करते थे, क्या कि एक टॉय नहीं लाएंगे वो। अगर बच्चे दो हैं तो दो गाड़ियां लेके आ गए भाई, और दोनों को क्या कर दी, ये गाड़ी बांट दी। अब इससे क्या होगा, दोनों खुश हो जाएंगे। क्लियर? ऐसे ही जैसे जैसे आप बड़े होते हो, ठीक है, आप देखते हो कि किसी को कम मिलता है, किसी को ज्यादा मिलता है, तो उस चीज से भी आपको क्या होती है, दिक्कत होती है। अगर आप इक्वल सा डिस्ट्रीब्यूशन कर दो चीजों का, तो क्या होता है, लड़ाई का झोड़ ही नहीं होता। झोड़ का मतलब हमारे जैसे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, लड़ाई का कोई स्कोप ही नहीं होता। क्लियर? तो इसी चीज को इस चैप्टर के अंदर पूरा समझाया गया है। अब दिखती सी बात है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो ये बच्चे तो आएंगे नहीं। इन बच्चों की जगह आपके क्या आ जाएंगे, स्टेट्स आ जाएंगे। और पेरेंट्स की जगह कौन आ जाएगा, आपके सेंटर आ जाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये पूरा चैप्टर चलेगा। ठीक है? अब जैसे बच्चों को हम यहाँ खिलौने बांट रहे थे, अब सेंटर और स्टेट खिलौने से थोड़ी खेलेंगे, उनको क्या चाहिए, पावर। तो इस पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसमें, सेंटर और स्टेट्स के बीच में। और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो पावर को शेयर कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि इस वीडियो के अंदर हम इसी कॉन्सेप्ट को कंट्री लेवल पे पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग होती क्या है, व्हाट दिस पावर शेयरिंग इज। उसके अलावा पढ़ेंगे कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। और लास्ट जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि पावर शेयरिंग होती कैसे कैसे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर शेयरिंग, नाम से ही आप समझ गए होंगे सब, पावर को शेयर करना। क्लियर? अब देखो, इस पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एनसीईआरटी में दो कंट्रीज की केस स्टडी ली है। उन केस स्टडी में दो कंट्रीज कौन कौन सी हैं, एक तो है आपके यहाँ पे दिख रहा है आपको, बेल्जियम, और दूसरा कौन सा है, श्रीलंका। क्लियर? बेल्जियम ये कहाँ का है कंट्री भाई, दिस इज द कंट्री ऑफ यूरोप। यूरोप का एक कंट्री है बेल्जियम। यहाँ पे आपको ये मैप दिख रहा है। यहाँ पे बताया गया है कि बेल्जियम के अंदर जो है कौन कौन सी एथनिक जो कम्युनिटी है वो पाई जाती है। अब आप यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, ये एथनिक क्या होता है। एथनिक का मतलब होता है, ये एक डिवीजन है एक्चुअली, लोगों को बांटना किस आधार पे, उनका शेयर्ड कल्चर पे, कि उन लोगों का कुछ कॉमन कल्चर होना चाहिए। अब वो लैंग्वेज हो सकती है, वो रिलीजन हो सकता है। आगे समझ में? जैसे मान लो ये दो ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है,
इसके अंदर जो है वो हिंदू ज़्यादा हैं, इसके अंदर जो है मुस्लिम ज़्यादा है। तो इन लोगों का शेयर्ड कल्चर क्या है? हिंदुइज्म। इन लोगों का शेयर्ड कल्चर क्या है? मुस्लिम। तो ये हो जाएगा एथनिक डिवीजन। ऐसे ही ये दो ग्रुप हैं, ये मराठी बोलने वाले हैं, ये गुजराती बोलने वाले हैं। तो ये जो मराठी वाले हैं ये इनका एक एथनिक ग्रुप हो गया, क्योंकि इनका शेयर्ड कल्चर क्या है? लैंग्वेज ऑफ मराठी। इधर ही ऐसे इन लोगों का शेयर्ड कल्चर क्या हो गया? गुजराती लैंग्वेज। आ गया समझ में? तो चलिए अब हम देखते हैं कि बेल्जियम का पॉपुलेशन का डिवीजन कैसा है। तो देखिए ये मैप है, आपको ये जो येलो कलर का एरिया दिख रहा है ना इस मैप में, ये वाला, क्लियर? ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये कौन सा एरिया है? फ्लेमिश एरिया उनका बेल्जियम में। और यहाँ पे मोस्टली कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं? डच। इसके अलावा जो ये रेड कलर का सा आपको एरिया दिख रहा है, ये कौन सा एरिया है? वलोन वाला। कौन सा? वलून। और यहाँ पे कौन से लोग रहते हैं? फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। अब यहाँ पे जो डेटा दे रखा है एनसीईआरटी में, उसके अकॉर्डिंग यू कैन क्लियरली सी दैट 59% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम speak Dutch language and 40% of the population of Belgium speak French language। तो आप देख सकते हो। और 1% जो है ये आपको इधर वाला जो एरिया दिख रहा है, यहाँ पे जर्मन बोली जाती है। यहाँ पे आपको क्लियरली क्या दिख रहा है कि मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी का मतलब जो नंबर में ज्यादा है, मेजोरिटी जो है वो कौन से लोगों की है? डच बोलने वाले की। और इसकी जो कैपिटल है बेल्जियम की, वो कौन सी है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम की कैपिटल कौन सी है भाई आपकी? ये देखिए, ये दे रखा है आपके, ये जो मैंने सर्कल कर रखा है यही है इसकी कैपिटल, ब्रुसेल्स। ये जो आपको दिख रहा है सर्कल के अंदर। अब इस ब्रुसेल्स के अंदर जो पॉपुलेशन का अगर आप देखो तो फ्रेंच मेजोरिटी में है और डच माइनॉरिटी में है। कंट्री में क्या कौन मेजोरिटी में था? डच। और कैपिटल के अंदर क्या है? फ्रेंच मेजोरिटी के अंदर है। अब देखिए दिखती सी बात, वही वाली चीज, एक जगह मान लो आपके दोस्त इकट्ठे हुए खूब सारे, और दूसरी ऐसी जगह है जहाँ पे आपके दोस्त ही नहीं है। तो दिखती सी बात है, जहाँ पे आपके ज़्यादा सारे दोस्त होंगे आप वहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे, आप वहाँ ज़्यादा मनमानी करने लगोगे। लेकिन इसके उल्टा जहाँ आपके दोस्त कम है, वहाँ पे आप क्या करोगे भाई? आपकी मनमानी बोल लो, काम बोल लो, वो कम हो जाएंगे। अब आप देख रहे हो यहाँ पे इस कंट्री के अंदर क्या होता है, फिर प्रॉब्लम क्या होती है? पूरी कंट्री में पॉपुलेशन में तो ज़्यादा डच थे, लेकिन जो फ्रेंच थे, जो माइनॉरिटी में थे, वो क्या थे? रिलेटिवली रिच और पावरफुल थे। इसके अलावा डच जो थे वो कैपिटल के अंदर ही क्या थे? माइनॉरिटी में। इसी वजह से दोनों कंट्रीज के अंदर क्या होता है? इश्यूज होते रहते हैं, दोनों लैंग्वेज वाले ग्रुप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ठीक है। अब एक माँ बाप के दो बच्चे यहाँ पे ऐसे लड़ रहे हैं। अब इस केस स्टडी में एक्चुअल में दिखाया गया है, दो माँ बाप है, वो दोनों अपने बच्चों को कैसे संभालते हैं। एक तो ये हो गई प्रॉब्लम, कहाँ पे? बेल्जियम के अंदर। अब आ जाओ दूसरी प्रॉब्लम पे जो आपकी इसमें दे रखी है। दूसरी प्रॉब्लम कहाँ की है आपके? ये है श्रीलंका। आप सभी को पता है श्रीलंका कहाँ पे भाई? ये अगर आपके इंडिया है तो इसके नीचे ये रहा आपके श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका को बीच में एक स्ट्रेट सेपरेट करती है, उसका नाम क्या है? पाक स्ट्रेट। आया समझ में? अब इंडिया और श्रीलंका जो है, इंडिया और श्रीलंका जो है, इसके बीच में कौन सा स्टेट मिल रहा है आपको? पाक स्टेट। श्रीलंका का अगर पॉपुलेशन देखो तो कितने लोग मिलते हैं यहाँ पे? अबाउट 2 करोड़ पीपल मिलते हैं। क्लियर? शेयर ऑफ पॉपुलेशन की हम बात करते हैं। श्रीलंका जो है आपको इस मैप में क्लियरली विजिबल है, येलो कलर का जो पार्ट है। क्लियर? इस येलो कलर के पार्ट में आप क्या देख रहे हो? कौन से लोग ज्यादा रह रहे हैं? सिंगला कम्युनिटी इसके। यहाँ पे आपको दिख रहा है 74% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका स्पीक्स सिंगला लैंग्वेज। और दिखती सी बात है, इसी वजह से ये लोग क्या है? मेजोरिटी है। ये क्या है? इसी वजह से मेजोरिटी। इसके अलावा यहाँ पे कौन रहते हैं? तमिल स्पीकर्स। अब ये तमिल स्पीकर जो हैं इनका भी दो डिवीजन है। एक तमिल जो श्रीलंका के एबोरिजिनल्स हैं, जो वहीं के हैं, श्रीलंकन तमिल्स, और दूसरे हैं इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स वो तमिल्स हैं जो कभी आपके एंशियंट टाइम में या फिर पास में, वो क्या था? पहले इंडिया रहते थे, फिर इंडिया के बाद वो किसी काम वाम से या ले जाए गए वहां पे, कहाँ पे? श्रीलंका, और वो वहीं बस गए। आया समझ में? तो ये है इंडियन तमिल्स। अब आप देखिए सिंगला जो है ये मोस्टली क्या है? बुद्धिस्ट है। मोस्टली क्या है? बुद्धिस्ट। और तमिल स्पीकर्स क्या है? मोस्टली आपके हिंदू एंड मुस्लिम्स।
अब हम यहाँ देखते हैं व्हाट वेंट रॉन्ग इन श्रीलंका। श्रीलंका में जो पूरी प्रॉब्लम होती है वो किसकी होती है? मेजोरिटेरियनिज्म की। ठीक है, अब देखिए मेजोरिटेरियनिज्म शब्द होता क्या है। इस शब्द के अंदर ही इसका मतलब है। ये देखिए एनसीईआरटी में जो आपका ग्लॉसरी के अंदर जो इसका डेफिनेशन दे रखा है, मेजोरिटेरियनिज्म क्या है ये देखिए। मेजोरिटेरियनिज्म एक्चुअली एक बिलीफ है। कैसा बिलीफ? कि मेजोरिटी कम्युनिटी जो है वो एबल होगी किस चीज के लिए? जो भी वो चाहते हैं, विच एवर वे इट वॉन्ट्स। ठीक है, कंट्री को जैसे वो रूल करना चाहे कर सकते हैं, बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ माइनॉरिटी। कहने का मतलब माइनॉरिटी जो है, ठीक है, उसको कुछ खास राइट्स नहीं है। क्लियर? मेजोरिटी जो है वो अपने हिसाब से क्या कर रही है? रूल करेगी। अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? एक ही बंदा है जो सब कुछ चीजें अपने हाथ में लेके जा रहा है, एक ही बंदा है जो सब कुछ चीजें गवर्न कर रहा है। अब दिखती सी बात है, एक माँ बाप के दो बच्चे, एक को ही सारी सुविधा मिल रही है, एक ही सारी चीजें ले रहा है, तो ये माइनॉरिटी वाला क्या होगा भाई? ये हल्ला मचाएगा ना। क्लियर? अब हमने यहाँ देखा कि दो कंट्रीज में कैसे कैसे डाइवर्सिटी को लेके प्रॉब्लम है। अब हम देखेंगे कि हाँ भाई, इस प्रॉब्लम को दोनों डील कैसे करते हैं, क्यों पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है। अब आओ, अब आ जाते हैं, दोनों प्रॉब्लम देख ली कंट्रीज की, अब आ जाओ बेल्जियम के ऊपर। अब बेल्जियम में कैसे इस प्रॉब्लम को जो है फेस किया गया, कैसे इसका नतीजा निकाला गया, देखो हाउ बेल्जियम हैंडल्ड। सबसे पहली बात तो 1970 और 1993 के अंदर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को कितनी बार अमेंड किया? 4 टाइम्स। क्लियर? और अमेंड अमेंड करने का मतलब क्या होता है भाई? चेंज करना। अमेंड करने का मतलब क्या होता है? चेंज करना। इन्होंने चेंजेस क्या करे? देखिए कितनी बढ़िया चीज इन्होंने करी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके अंदर नंबर ऑफ मिनिस्टर्स बराबर कर दिए। किस किस के? फ्रेंच और डच के। बिल्कुल एकदम अपने मम्मी पापा की तरह इन्होंने किया, दोनों बच्चों को सेम सुविधा। ठीक है, अब लड़ाई का स्कोप ही नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे क्या किया गया, मिनिस्टर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, उनके नंबर क्या कर दिए भाई? सेम कर दिए नंबर। अब फ्रेंच ये नहीं बोल सकते भाई हमको कम कर दिया, डच ये नहीं बोल सकते हमको कम कर दिया। दोनों के मिनिस्टर्स क्या कर दिए नंबर में? सेम। दूसरा इन्होंने क्या किया कि कुछ लॉज जो थे उनको अगर आपको पास करना है तो आपको मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स जो है एक हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप, लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू लैंग्वेज। तो हर लैंग्वेज के ग्रुप की आपको मेजोरिटी मेंबर्स की क्या चाहिए होगी? सपोर्ट। तो दिखती सी बात है, आपने लैंग्वेज जो वाले ग्रुप थे उनकी भी क्या रख ली? बात। इसके अलावा कुछ पावर जो थी सेंट्रल गवर्नमेंट की वो किसको दे दी गई? स्टेट को, ताकि वो ये नहीं फील करे कि हाँ भाई हम छोटे हैं, हमारे को पावर जो है वो दी नहीं जाती। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा? उस पावर को किसको दे दिया? स्टेट्स को। किसको दे दिया? स्टेट्स को। देखो अब इस कॉन्सेप्ट को आपको ढंग से देखना है। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी जाती है तो इसको क्या बोला जाता है? फेडरलिज्म। हमारी एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो पूरा फेडरलिज्म के ऊपर ही है, डिटेल में इसको आगे देखेंगे। और ब्रुसेल जो थी यहाँ की कैपिटल, वहाँ पे अलग से इन्होंने एक सेपरेट गवर्नमेंट निकाली जहाँ पे दोनों कम्युनिटीज को बराबर रिप्रेजेंटेशन जो है वो दिया गया। क्लियर? तो आप देख रहे हो कैसे सबकी बात ये रखते जा रहे हैं। लैंग्वेज वाले ग्रुप की बात रख ली, मिनिस्टर्स को भी बराबर रख दिया है, और सेंटर और स्टेट के बीच में कोई झगड़ा नहीं हो, सेंटर से भी स्टेट को पावर दे दिए। तो कुल मिला के आपने क्या देखा? ये लोग क्या कर रहे हैं? पावर की शेयरिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? पावर का शेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने चलाई कम्युनिटी गवर्नमेंट। अभी कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या थी? ये इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। जैसे आप देखते हो ना कि हमारे इंडिया में क्या है, एक तो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है, एक स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है, और लास्ट गवर्नमेंट कौन सी होती है आपकी? गांवों में तो होता है पंचायत, और शहरों में क्या होती है आपकी? म्यूनसिपैलिटी। तो इन्होंने क्या किया, ऐसे ही कम्युनिटी लेवल पे, जैसे हमारे सबसे नीचे पंचायत है, ऐसे ही इन्होंने कम्युनिटी लेवल पे भी गवर्नमेंट चलाई। अब इस गवर्नमेंट कम्युनिटी लेवल पे क्या होता था कि डच, फ्रेंच और एक जर्मन बोलने वाले जो लैंग्वेज वाले जो लोग हैं ना, इन्होंने अपनी अपनी कम्युनिटी के लिए क्या किया? काम करना शुरू करा, जिसके अंदर ये अपनी अपनी कम्युनिटी के कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज वाले रिलेटेड जो भी इश्यूज थे उनको देखते थे। तो आप क्या देख रहे हो? किसी भी सेक्शन को ऐसा नहीं छोड़ा जिसको ऐसे लगे कि भाई हमारे को कुछ मिल नहीं रहा है।
तो पावर शेयरिंग कर दी। तो इसी वजह से जो बेल्जियम है उसमें सिचुएशन को एकदम तरीके से जो है वो आपके हैंडल कर लिया जाता है, ठीक है। और हैंडल करने के साथ साथ क्या हो जाता है, यहाँ पे सिचुएशंस क्या होती हैं आपकी, कंट्रोल हो जाती हैं। चलिए अब आते हैं श्रीलंका के अंदर कि हाँ भाई श्रीलंका में भी प्रॉब्लम था कम्युनिटीज़ का। यहाँ पे क्या होता है, देखिए श्रीलंका के अंदर क्या होता है, मेजोरिटेरियनिज्म बढ़ जाता है। पावर शेयरिंग के बजाय ये लोग मेजोरिटेरियनिज्म को बढ़ा देते हैं। अब कैसे बढ़ा देते हैं, मेजोरिटी कौन थी आपकी, सिंगला कम्युनिटी। इन्होंने क्या किया, 56 के अंदर एक एक्ट पास किया और उसमें सिंगला जो लैंग्वेज थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। अब आप क्या देख रहे हो कि वहाँ सिंगलास के अलावा तमिलियंस भी तो थे, आपने उनकी क्या करी, बात ही नहीं सुनी। तो इस वजह से क्या होता है, अब आप देख रहे हो यार तमिलियंस भी रह रहे हैं लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज सिंगला को बना दी है। अब तमिलियंस क्या होंगे, इस चीज़ से प्रॉब्लम में आएंगे ना। दिखती सी बात है कि यार हमारी लैंग्वेज का क्या, ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या हो जाता है कि आपके कंट्री के ऑफिशियल जो काम है वो इन लैंग्वेजेस में किए जाएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट एग्जाम्स जो होते हैं वो इन लैंग्वेजेस के अंदर होते हैं। तो अब इसमें तमिलियन जो हैं वो उनका प्रॉब्लम हो गया कि हमारी लैंग्वेज को कहाँ जगह है। दूसरा इन्होंने क्या कर दिया, अब देखो अभी जो अपन बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर भी इन्होंने किसको, सिंहलाज जो थे उनको क्या देना शुरू कर दिया भाई, प्रायोरिटी। अब जॉब में एजुकेशन के अंदर भी आप उनको प्रायोरिटी दोगे तो दिखती सी बात है अब उनके अंदर क्या होगा, एलियनेशन की फीलिंग आने लग गई। एलियनेशन की फीलिंग मतलब अलगाव की फीलिंग, कि हाँ भाई हमको सेपरेट रखा जा रहा है, हम अलग हैं। और ये फीलिंग इनकी अल्टीमेटली वही वाली चीज़, एक छोटा घाव अगर आप उसको ट्रीट नहीं करोगे तो वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। तो उसी तरीके से जब तमिलियंस की जो बातें हैं उनको आपने नज़रअंदाज किया, इग्नोर किया, तो ये बढ़ती बढ़ती कहाँ पे चली गई, इनकी एक ऐसी डिमांड पे चली गई जहाँ पे तमिलियंस जो हैं खुद के लिए ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे हैं। ऑटोनॉमी मतलब वी आर नॉट अंडर ऑफ एनीवन, ठीक है। और इन्होंने बोला कि तमिल को भी क्या करो, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ। जब ये बात नहीं सुनी जाती है तो इन्होंने खुद के लिए तमिल एलम, इलम, इलम का मतलब क्या होता है, स्टेट। इन्होंने खुद के लिए अलग स्टेट की डिमांड रख दी कि हाँ भाई हमें जो है अलग स्टेट चाहिए। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी मद्रास कैफे, जॉन अब्राहम की है, उसमें दिखाया है कि श्रीलंका के तमिलियंस जो हैं कैसे इस डिमांड को एकदम एक्सट्रीम फॉर्म में ले जाते हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर में उतर जाते हैं, ठीक है। उनका एक ग्रुप होता है जिसका नाम क्या होता है, लिट्टे। आपने प्रभाकरण का नाम सुना होगा, इस लिट्टे ग्रुप का जो है चीफ था। ये लिट्टे ग्रुप जो है ये क्या करते हैं भाई, सेपरेट स्टेट की अपनी क्या करने लग जाते हैं, डिमांड को स्टार्ट करने लग जाते हैं। तो आपने देखा एक तरफ जहाँ पावर शेयरिंग करी वहाँ सिचुएशंस एकदम नॉर्मली हैंडल हो गई, और दूसरी तरफ जहाँ पावर को सेंट्रलाइज किया गया, एक ही जगह रखा गया, वहाँ किस तरीके से प्रॉब्लम जो है वो खड़ी हो जाती है। तो आई होप आप लोग अब समझ गए होंगे अच्छे से कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है इस चैप्टर का, कि पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है। वैसे तो आप समझ गए बट ठीक है फिर भी देखते हैं पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। इसके दो जो है रीज़न बताए गए हैं आपके एनसीईआरटी के अंदर। वन इज़ प्रूडेंशियल। व्हाट इज़ प्रूडेंशियल, प्रूडेंशियल इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू वाइज, ठीक है। आपने देखा हो ना प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, वाइज। तो देर आर टू रीजंस वाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट, डिजायरेबल। एक तो है प्रूडेंशियल, ठीक है, और दूसरा है मॉरल ग्राउंड पे क्यों जरूरी है। तो प्रूडेंशियल तो भाई दिखती सी बात है, बच्चों को सेम सुविधा नहीं दोगे वो आपस में झगड़ेंगे। ऐसे ही कंट्री में आप पावर शेयरिंग नहीं करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट होंगे, लोग आपस में लड़ेंगे, ग्रुप्स आपस में भिड़ेंगे। तो प्रूडेंशियल में क्या है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। क्लियर, समझ गए। अभी हमने पूरा केस स्टडी देखा। और मॉरल क्यों जरूरी है भाई, इफ यू आर लिविंग इन डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी का मतलब ही ये होता है पावर शेयर करो। और पावर कहाँ पे रहती है, लोगों के पास। अथॉरिटी कहाँ पे रहती है, लोगों के पास। सरकार अगर चुन के आनी है तो उसको अथॉरिटी कौन देगा, जनता। तो डेमोक्रेसी में किसी एक पर्सन के पास पावर नहीं होती। डेमोक्रेसी इज एक्चुअली ए गवर्नमेंट इन विच पीपल रूल, ठीक है। तो आपको पावर शेयर करनी पड़ती है। तो मॉरल ग्राउंड पे क्या है, इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यू नीड टू शेयर पावर। आई होप इट इज अंडरस्टूड
ओके, यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया गया है जर्मनी का। ये आपको ये कार दिख रही है, ये कार एक्चुअल में किसको सिंबलाइज कर रही है? वहां की सरकार को। और ये दो स्टेयरिंग बना रखे हैं, मतलब दो जने चला रहे हैं। और ये दो स्टेयरिंग एक्चुअल में है क्या? वहां की दो बड़ी पार्टी। वो कौन कौन सी हैं देखिए। एक है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और दूसरा है सोशल डेमोक्रेटिक यूनियन। ये दो बड़ी पार्टीज थी। इनके बीच में क्या चल रही थी भाई? राइवलरी। और इसी वजह से इनको क्या है, मेजोरिटी, क्लियर मेजोरिटी मिलती नहीं थी। लास्ट में इन्होंने नतीजा, मतलब किस कंक्लूजन पे पहुंचे कि हाँ भाई हमें भी पावर शेयरिंग कर लेनी चाहिए। पावर शेयरिंग कर लो, शेयर कर लो, मतलब दोनों साथ हो जाओ। और जब भी पार्टी साथ होती है उनको हम क्या बोलते हैं? कोalition। हिंदी में आपने बहुत बार सुना होगा गठबंधन की सरकार, गठबंधन की सरकार। तो इन्होंने देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको क्या किया, कोalition गवर्नमेंट बना ली और उसके बाद से जो है एकदम तरीके से वहां पे चीजें चल रही हैं। अब आ जाओ भाई, पावर शेयर करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। देखो, पावर शेयर करने के तरीके मैं आपको एकदम इजी लैंग्वेज में बता दूं। आ, ये है भाई आपके दादा दादी, ठीक है? ये आपके दादा दादी हैं। इधर ये आपके क्या हो गए भाई? पेरेंट्स हो गए। और ये हो गए आप नीचे टावर। राजस्थानी में टावर का मतलब होता है भाई बच्चे। तो अब देखो, आपने देखा होगा दादा दादी जो हैं, फैमिली के जितने भी बड़े काम हैं वो इनके नाम पे किए जाते हैं। मम्मी पापा जो होते हैं इनको ये कुछ पावर दे देते हैं। क्या पावर दे देते हैं? फादर क्या करते हैं आपके? अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है? और मदर जो है आपकी क्या करती हैं? घर का काम संभाल रही हैं। अगर जो घर का काम नहीं संभालती, मम्मी भी क्या करती हैं? अर्निंग करती हैं, ठीक है? इसके साथ साथ अपब्रिंगिंग जो होती है बच्चों की, उनको भी हैंडल कर रही हैं। क्लियर? ये आ जाते हैं नीचे बच्चे। आप बच्चे क्या कर रहे होते हो? घर के जितने भी आपके काम होते हैं आप वो कर रहे हो। कोई जो है बिजली के बिल वगैरह जमा करा रहा है, कोई जो है घर की साफ सफाई कर रहा है, कोई जो है बाहर से कुछ सामान वगैरह लेके आना है तो वो कर रहा है। तो मतलब काम आपस में बटे हुए हैं। दादा दादी से नीचे मॉम डैड को, मॉम डैड से नीचे आप लोगों को। तो एक पावर का डिवीजन आपने कैसे देखा? ऊपर से नीचे। कहाँ से देखा? ऊपर से नीचे। अब कंट्री में ले जाओ इसी चीज को। कंट्री में सबसे ऊपर कौन होता है? दादा दादी की जगह कौन होगा आपके? सेंटर। कंट्री में सबसे ऊपर कौन होगा? सेंटर। सेंटर से नीचे आपके कौन आ जाएंगे? स्टेट। और इट्स स्टेट से नीचे कौन आ जाएंगी? आपकी विलेज पंचायत। आगे समझ में? तो ऊपर से नीचे जब पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये क्या होता है? हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल। इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल। आगे समझ में? तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? शेयरिंग ऑफ पावर। और किससे? सेंटर से स्टेट। देखो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट एट प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। रीजनल मतलब स्थानीय लेवल पे, उससे छोटे लेवल पे। इसी को क्या बोला जाता है? फेडरल गवर्नमेंट। इसी को क्या बोलते हैं आपके? फेडरल गवर्नमेंट, जिसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा हो, अब एक ही लेवल पे भी तो पावर बट रही है। दादा दादी के बीच में भी पावर बटी हुई है, मम्मी पापा के बीच में भी। मम्मी घर के काम कर रही हैं और भी 10 चीजें कर रही हैं। पापा जो है कमा रहे हैं, बाहर का काम कर रहे हैं। मम्मी भी अगर कमा रही हैं, आप बच्चे लोग में भी एक जो है घर की सफाई कर रहा है, एक सामान ला रहा है, एक बिजली के बिल जमा करा रहा है, कुछ कर रहा है। तो एक ही लेवल पे भी तो बटी हुई है पावर। जब एक ही लेवल पे पावर बटी हुई होती है तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि एक ही लेवल पे पावर कैसे बढ़ती है? इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। इसको हम क्या बोलते हैं? सेपरेशन ऑफ पावर। एक होती है लेजिस्लेचर, दूसरा कौन होता है आपके? एक हो गई आपके लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब वो बॉडी जो लॉ बनाएगी। एग्जीक्यूटिव नाम में ही छुपा हुआ है, जो उसको एग्जीक्यूट करेगी, इंप्लीमेंट करेगी, जैसे मिनिस्टर्स लोग। और जुडिशरी का काम क्या होता है? ये देखना कि चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल भी रही हैं कि नहीं चल रही। आगे समझ में? ये तीनों, ये जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पे कंट्रोल रखती है। कैसे? कि हाँ भाई कोई इलीगल नहीं करे। लेजिस्लेचर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कानून बनाए। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल रखती है। कैसे? अगर सरकार जो है उसके अंदर लोगों को भरोसा नहीं है तो लेजिस्लेचर से वहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके इनको हटा दो। तो ये कहने का मतलब एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल रखते हैं। तो एक ही लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स।
देखो आपकी कंट्री इतनी डाइवर्स है, ठीक है, आपकी इतनी डाइवर्स कंट्री है। इस डाइवर्स कंट्री के अंदर क्या होगा, कुछ ग्रुप्स ऐसे होंगे जिनको ये फील आ सकता है कि वी आर नॉट विद द मेन स्ट्रीम, हम थोड़े एलिनेटेड हैं, तो उनको जुड़ा हुआ महसूस हो, अलग अलग महसूस ना हो, इसलिए आप क्या करते हो, पावर की शेयरिंग करते हो कि उनको कुछ ऐसी सुविधाएं दो, उनको कुछ ऐसी पावर दो जिससे वो जुड़ा हुआ महसूस करे। जैसे इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल क्या है, रिजर्वेशन। आप देखते हो पंचायती राज के अंदर 1/3 रिजर्वेशन किसके लिए है, विमेन के लिए, ठीक है। औरतों को भी जोड़ो, पॉलिटिक्स से औरतें अलग महसूस ना करें, इसलिए आपने क्या करा, 1/3 रिजर्वेशन दिया, पावर को शेयर किया। SC ST के लिए रिजर्वेशन दिया, हालांकि वो रिजर्वेशन जो होता है SC ST का, वो पॉपुलेशन के बेस्ड पे होता है। तो कुल मिला के आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने पावर को शेयर किया। आपने देखा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आप देखोगे कुछ शेड्यूल एरियाज होते हैं, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से शेड्यूल बना दिए, पावर शेयर कर दी। कुछ एरियाज हैं स्टेट जो अलग से हैं, उनके लिए आप स्पेशल प्रोविजन बना देते हो, स्पेशल स्टेट्स के लिए, ठीक है, जिसके अंदर हम आर्टिकल 371 में उसको पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपने उन लोगों के साथ पावर डिस्ट्रीब्यूट करी, शेयर करी कि वो लोग जुड़ा हुआ महसूस करें, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। और लास्ट है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। अभी हमने देखा जर्मनी का एग्जांपल देखे, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं आपस में कोalition बना लेती हैं, पावर को शेयर करती हैं, ताकि वो उसके अंदर जो है चीज़ों को तरीके से कवर कर पाए। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, जो प्रेशर क्रिएट करते हैं, किसके ऊपर, सरकार के ऊपर। जैसे कि आपके मीडिया हो गया, वो सवाल जवाब करेगी, लोग जो है वो मूवमेंट चलाएंगे, कुछ यूनियंस बनी हुई होती हैं, ट्रेड यूनियंस वगैरह, ये लोग क्या करते हैं, अपने मूवमेंट के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू प्रेशर बनाते हैं, और आपस में ये लोग क्या करते हैं, साथ होते हैं, ताकि क्या कर सके, पावर शेयर कर सके, और लोगों के ऊपर, सरकार के ऊपर प्रेशर बना सके। देखो यहाँ पे दे रखा है पार्टी अलायंस, इंटरेस्ट ग्रुप सच एज ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स। सो दिस वाज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको ये सारा जो चैप्टर है ये समझ में आया होगा, क्लियर। और इस चैप्टर के अंदर हमने बात कर ली पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, कैसे कैसे ये हो सकती है। इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस NCERT वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फेडरलिज्म। फेडरलिज्म इज व्हाट, द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। यहाँ पे हमने उसका थोड़ा जो है वो ग्लिम्स ले लिया है, क्लियर। सो यहाँ पे करते हैं हम हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो काइंडली like, share and subscribe. If you like this video, kindly share this video so that maximum of you can get the benefit out of this video, and subscribe to our videos so that we can get motivation of making such videos for you. Thank you very much. मिलते हैं next video के अंदर।